बहुत स्वागत है 18 स्वदेश पे। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। और अगले 1 घंटे इस शो में हम आपके सभी सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से लेंगे। पर आइए सबसे पहले आपको योर स्टॉक्स में सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। काफी आसान है। आपकी स्क्रीन पे लगातार एक नंबर फ्लैश होगा, उस पर आपको कॉल करना है, एसएमएस करना है या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 9167329108 या फिर ईची नाउ स्वदेश के नाम से जितने भी तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पे जाके आप हमें बताइए कि कौन से ऐसे काउंटर पे आपको राय चाहिए, कितनी क्वांटिटी है, कितने समय तक रहना चाहते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से ले। और आज हमारे जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले हमारे साथ ब्लू ओशन एडवाइजर्स, स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी मौजूद हैं, जो कि फंडामेंटली हमें बताएंगे कि कौन सी कंपनी में निवेश आपका सही है या नहीं। और साथ ही प्रिसिजन टेक्निकल एनालिसिस के मंदार जामसांदेकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है 18 स्वदेश पे। आप दोनों के पास आने से पहले दर्शकों को एक बार शॉर्ट मार्केट चेक भी अगर हम दे दें तो आज हमने देखा है कि सोमवार को ग्लोबल क्यूज जो हैं इतने पॉजिटिव नहीं थे, जिनके चलते शुरुआत जो है काफ़ी नीचे हुई। हालांकि निचले स्तरों से हल्की रिकवरी बैंक निफ्टी ने ज़रूर दिखाई है, पर अभी भी 500 अंकों से ज़्यादा की गिरावट जो है बैंक निफ्टी आपको दिखाएगा। माफ़ कीजिएगा, अभी 350 अंकों की गिरावट है। वहीं निफ्टी में भी नीचे से अच्छी रिकवरी के साथ अभी 200 अंकों की ही गिरावट रह चुकी है। कुछ शेयर्स फिर से हरे निशान में लौटते हुए ज़रूर नजर आए हैं, जहाँ पे एक्सिस बैंक, टीसीएस, कोल इंडिया और पावर ग्रिड, ये 4 काउंटर्स हैं निफ्टी में जो कि मामूली सी 1% से भी कम की अभी तेजी दिखा रहे हैं। पर सुबह ये नाम भी इतने मौजूद नहीं थे। वहीं टॉप लूजर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स लीड करता नजर आ रहा है। जेएलआर का जो Q2 अपडेट आया है वो इतना पॉजिटिव नहीं है, जिसका असर हम देख रहे हैं। वहीं साथ ही हीरो मोटोकॉर्प, टाटा कंज्यूमर्स, HUL और हिंडाल्को कुछ नाम हैं जो कि निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल है। पर जो ब्रेथ है मार्केट की वो अभी गिरने वाले शेयर्स की साइड ही बरकरार है, क्योंकि इतनी तेजी नहीं दिखा रहे हैं, पर बहुत खराब नहीं भी कहेंगे। एनएससी की बात करें तो करीब 550 शेयर्स हैं जो हरे निशान में हैं, उसके मुकाबले 1400 से ज़्यादा शेयर्स हैं जो कि अभी फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट की निचले स्तरों से इस पर कितना भरोसा करना चाहिए? और मंदार जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको। आपसे ही समझेंगे कि क्या कुछ लेवल्स आप निफ्टी पे वॉच कर रहे हैं और बैंक निफ्टी पे, और ये जो रिकवरी है इस पर कितना भरोसा किया जाए? शिष्टी जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो अब हफ्ता है, इस वीक में बाजार में वीकनेस हमें देखने को मिलेगा। हाँ, इंट्राडे में चॉपीनेस जरूर देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके का ट्रेड अब तक हमें देखने को मिला पिछले 1 घंटे में कि बाजार गैप डाउन हुआ और उसके बाद से एक फ्लैट काइंड ऑफ अ ट्रेड है, तो इसी तरीके का ट्रेड इंट्राडे में पूरे हफ्ते में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जो है वो वीकनेस बना रहेगा। लेवल्स की अगर बात करें तो निफ्टी के केस में 17,400 से लेके 16,800 इस तरीके का रेंज बनता है। तो बड़ा रेंज है, 600 पॉइंट का रेंज है। ऊपर की तरफ बाजार में वीकनेस बना रहेगा। और इसके पीछे का एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अमेरिकन मार्केट्स अगर हम ट्रैक करते हैं, लास्ट टाइम भी जो मैंने लास्ट वीक भी मैंने एक लेवल बताया था 29,568 का जो लेवल है डो जोन्स के लिए, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। कोविड के समय का हाई था वो, जो बाजार ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, जब बाजार ब्रेक कर देता है तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सा डिसीजन बन जाता है बाजार में। और इसलिए मुझे लगता है कि अमेरिकन मार्केट्स में वीकनेस बना रहेगा और वो वीकनेस हमें पूरे ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिलने वाला है। और इसके वजह से हमारे मार्केट्स में अपसाइड जो है वो फिलहाल लिमिटेड है। ऊपर की तरफ यानी 17,200 से लेके 17,400 ये जो लेवल्स बनती हैं निफ्टी के लिए, यहाँ पे बिकवाली हमें देखने को मिलने वाली है। नीचे की तरफ 16,800 17,000 की लेवल्स पे सपोर्ट जरूर बन सकता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अपसाइड फिलहाल लिमिटेड है। ठीक है। तो अपसाइड फिलहाल लिमिटेड है भारतीय बाजारों में, ये राय आपको दी गई है। और इस हफ्ते इवेंट स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी रहेगा, तो उस पर भी नज़र रखिए और उसका असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है। चलिए, अब आपके सवालों को भी शामिल करते हैं और सवाल पूछने का तरीका भी आपको बता देते हैं। आप हमें हमारे फ़ोन लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। साथ ही सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और इस बीच पहले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उड़ीसा से श्याम सुंदर जी जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन के जरिए। श्याम जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका।
मेरे पास अदानी विल्मर का 813 शेयर है। हेलो, 813 शेयर है एट प्राइस 765 एवरेज। ओके, ये आपकी एवरेज प्राइस है। कितना समय दे सकते हैं आप? कर सकता हूँ। हाँ मैडम। ठीक है, 6 महीने का समय आप दे सकते हैं। अब आशीष जी, ज़्यादा समय तो नहीं दे सकते, बट ये स्टॉक आपको कैसा लग रहा है? फिलहाल तो नुकसान हो रहा है इन्हें 765, काफ़ी ऊपरी स्तर पर इन्होंने ये स्टॉक ले लिया था और वहाँ से इनको हल्का नुकसान भी हो रहा है। अभी क्या करना चाहिए अदानी विल्मर में? देखिए, दो चीजें। सबसे पहले तो स्टॉक को चलने के लिए पूरा एक अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को चलना होगा, तब आप देखेंगे कि अडानी विल्मर का स्टॉक भी परफॉर्म करना शुरू कर देगा, क्योंकि फंडामेंटली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो उनका एंड प्रोडक्ट है वो है ईडेबल ऑयल, उसके प्राइसेस में हमने अक्रॉस द बोर्ड गिरावट देखी है। तो जिसका बेनिफिट ये होगा कि जो वॉल्यूम में कमी आ गई थी ईडेबल ऑयल के प्राइसेस हाइक के कारण से, वो अब कॉम्पनसेट हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम्स दोबारा पिकअप शुरू हो जाएंगे। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहने की, और अगले 6 महीने में मेरा मानना है कि ये स्टॉक 800 रुपए तक भी जा सकता है। तो आपको जल्दीबाजी करके नुकसान बुक ना करें। ठीक है, तो अदानी विल्मर में फिलहाल आपको बने रहने की सलाह मिल रही है, पर इस बीच आपकी स्क्रीन के बॉटम में एक न्यूज़ फ्लैश हो रही है। इजी माई ट्रिप स्टॉक है फोकस में, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ने बोनस इशू को मंजूरी दे दी है और यहाँ पे हर एक शेयर के बदले 3 बोनस इशू जो है कंपनी जो है जारी करेगी, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में करीब अभी 4% की तेज़ी देखने को हमें मिल रही है। तो एक खबर के चलते इजी माई ट्रिप पे आप एक्शन देख रहे हैं, पर चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ वापस चलते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं और इनके पास चलेंगे। इनका नाम है सिराजुद्दीन, ये कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैडम, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मेरा LIC का शेयर था, जब IPO अलॉटमेंट मुझे मिला था उस टाइम 902 रुपीज़ में, तो अभी उसको क्या करना चाहिए मुझे? हाँ, हम देख पा रहे हैं कि आपको काफ़ी लॉस है और कई समय से ये जो लॉस है लगातार बना हुआ है। 700 रुपये का स्तर भी ये पार नहीं कर पा रहा है। अब लगता है कि 600 भी टूटता हुआ नजर आएगा। आशीष जी, क्या करना चाहिए? देखिए, कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं LIC जैसे शेयर में फंसे हुए हैं और यहाँ पे इतनी गिरावट के बाद कई बार मन में वो इच्छा आती है कि कहीं इसे एवरेज कर लिया जाए, कॉस्टिंग इससे कम आ सकती है। आपकी क्या सलाह रहेगी? एवरेज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और इनफैक्ट आपके प्रीवियस शोज में भी ऑलमोस्ट हर शो में एक ही सवाल जरूर आता है रिटेल निवेशकों का कि LIC में क्या करना चाहिए। तो चाहे 680 का लेवल हो, 650 का हो, मैंने हमेशा इस स्टॉक में से निकल जाने की सलाह दी है और आज भी सलाह वही रहेगी। मेरा मानना है कि कोई शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कोई आपको बिल्कुल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा आ जाएगा और स्टॉक दोबारा से 900 हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक हायर वैल्यूएशन पे स्टॉक दिया गया था और इंश्योरेंस एक सेक्टर ऐसा है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा रुझान अभी निवेशकों का है नहीं। तो LIC नहीं, आप देख रहे होंगे दूसरे इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉक भी नहीं चल रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी इसको आप बेच दें और इसकी बजाय मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो 650 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है वहां पर शिफ्ट हो जाए। वहां आपको अगले 6 से 9 महीने में मुझे लगता है कि 4 डिजिट में ये स्टॉक आपको मिलेगा, क्योंकि जो डिफेंस की स्टोरी बिल्टअप हो रही है उसका फ्रंट रनर मझगांव डॉक रहने वाला है। तो ये इनफैक्ट लास्ट वीक भी मैंने आपके शो दिवाली से दिवाली तक का जो एक स्पेशल सेगमेंट था वहां पर भी इसका रिकमेंडेशन दिया था, और अभी भी मेरी सलाह रहेगी कि LIC बेच के आप मझगांव डॉक में शिफ्ट हो जाए, तो आपको बेहतरीन रिटर्न बन जाएगा। ऑलराइट, तो ये राय LIC पर आपको दे दी गई है। इस स्टॉक से निकल जाइए और दूसरे किसी मझगांव डॉक जैसे डिफेंस स्टॉक में आपको एंट्री करने की राय दी है। ये यहाँ पर ये राय आशीष जी की तरफ से LIC पर। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, और ये हमें
व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। जम्मू कश्मीर से सुखवीर शर्मा जी का सवाल है रेन इंडस्ट्रीज पर। 350 शेयर्स 190 के भाव पर इन्होंने लिए हुए रेन इंडस्ट्रीज पर सवाल पूछ रहे हैं ये। और इस वक्त रेन इंडस्ट्रीज के भाव को अगर हम देखेंगे तो 172 के आसपास कारोबार कर रहा है। इनको हल्का नुकसान हो रहा है सर। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि कमज़ोर बाजार में भी जो सीमेंट स्टॉक्स हैं वहाँ पर अच्छी तेज़ी है और इसमें छोटे मझौले जो सीमेंट कंपनियां हैं वो भी कारोबार कर रही है। हरे निशान में आज कारोबार कर रही है। 0.5% की मजबूती इस वक्त रेन इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रही है। मंदार, आपकी क्या राय बन रही है रेन इंडस्ट्री पर? 190 पर लिया था, 172 पर कारोबार कर रहे हैं और नुकसान में है ये इस वक्त। समय देना चाहिए या फिर कोई और कंपनी आपको अच्छी लग रही है इन स्तरों पर? टारगेट्स क्या देख रहे हैं रेन इंडस्ट्रीज के लिए? पूजा जी देखिए, ये जो करंट लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता है। तो 160 से लेके 140 ये जो लेवल्स है, यहाँ पे सपोर्ट बैंड है। और हमने देखा है कि ये लेवल से स्टॉक में उछाल भी देखने को मिला है। वहाँ वो लेवल्स पे बाइंग इंटरेस्ट भी हमें देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो होल्ड करना चाहिए। सिर्फ एक ही बात है कि थोड़ा सा जो होल्डिंग समय है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यानी 1-2 साल के व्यू से अगर होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि इन्हें एक मुनाफे वाला ट्रेड भी इसमें देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ 205, 210 ये जो लेवल्स हैं वहां तक ये स्टॉक जाएगा जरूर, ऐसे लग रहा है। अगले 6 से 8 महीने का व्यू रखते हैं तो, लेकिन 1-2 साल के व्यू से इसमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए रेन इंडस्ट्रीज पे राय। पर अगले कॉलर हमारे साथ मुंबई से अमर पाटिल जी जुड़ चुके हैं। माफ़ कीजिएगा, ये व्हाट्सएप क्वेरी हमारे पास आई है इनकी। ये BPCL पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, करीब 4050 शेयर्स ये होल्ड करते हैं और 223 इनकी बाइंग प्राइस है। अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं ये। और आशीष जी, आपसे समझेंगे, देखिए जितने भी ऑयल एंड गैस कंपनीज़ हैं काफ़ी उतार चढ़ाव हमने कच्चे तेल के साथ आते हुए इनमें देखा है, पर काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे इन्होंने BPCL में एंट्री ली है। एक विनिवेश का ट्रिगर भी है इसमें। पर आपको क्या लगता है कि और कितने समय तक इसको होल्ड करना चाहिए? क्या उस ट्रिगर तक के लिए वेट करें उस पूरी वैल्यू अनलॉकिंग के लिए, या अभी थोड़े सा प्रॉफिट बुकिंग आप करने की राय देंगे? मेरा तो निकल जाने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि डिसइन्वेस्टमेंट भी इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि जो लॉसेस बिल्टअप हो गए हैं इन कंपनीज के, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो फिक्स कर रखे हैं सरकार ने, और जब दोबारा से अब राइजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है क्रूड के प्राइसेस का, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तो अंडर परफॉर्म करेंगी। मुझे लगता है ऑयल एक्सप्लोरेशन और उससे रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कंपनियां, वो बेटर बेट रहेगी। तो मैं एक स्टॉक है उस सेगमेंट में, दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका जो प्राइस है करीब 316-317 रुपए के आसपास है, और काफी बेहतरीन प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है। और ऑयल एक्सप्लोरेशन जो कंपनी अप स्ट्रीम और मिडिल स्ट्रीम कंपनी रहती हैं, उनको ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यदि आपको सेम इंडस्ट्री में ही रहना है तो मुझे लगता है दीप इंडस्ट्रीज के स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। 315 के लेवल पे 1 साल का लक्ष्य करीब 400 रुपए का। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय यहाँ पर आपको दे दी गई है स्टॉक में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं। मुंबई से त्रिभुवन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। त्रिभुवन जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हेलो, त्रिभुवन जी, आपसे रिक्वेस्ट होगी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, अपना सवाल पूछिए, हम आपको थोड़ा बेहतर सुन पाएंगे। जी जी नमस्ते। ओके, हेलो, नमस्ते जी। मैं ये पूछ रहा था कि मैंने पिरामिड एंटरप्राइजेस के शेयर्स परचेज किए हैं। हेलो हेलो, मैंने पिरामिड एंटरप्राइजेस के शेयर परचेज किए 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 974। ओके, तो आप ये कितना समय दे सकते हैं आप इसको? अभी तो फिलहाल नुकसान हो रहा है आपको। हाँ जी, अप्रोक्सीमेटली मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट 2 से 3 महीने के लिए मैं मीडियम शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट से लिया था इसे मैंने। ठीक है। मंदार, क्या सेलेक्ट करेंगे आप? ये डीमर्जर के बाद की इनकी बाइंग लग रही है, लेकिन उन लेवल से भी स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है और इनको नुकसान हो रहा है इस वक्त। 2 से 3 महीने के लिए क्या टारगेट्स दे रहे हैं? बने रहना चाहिए, इनको थोड़ा वेट करना चाहिए, और स्टॉप लॉस भी इन्हें सुझाइए।
पूजा जी देखिए, पिछले 10 महीनों से तो इस स्टॉक में एक वीकनेस बना हुआ है। अब आज ही का ट्रेड अगर देखते हैं तो इसमें एक सपोर्ट बना हुआ था 8 देखिए 826 के लेवल्स पे ये सपोर्ट भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है नीचे की तरफ। अब 826 के नीचे अगर ये ट्रेड होता है तो इसमें डाउनसाइड यानी नीचे में अच्छा सपोर्ट कहाँ पे, तो ये सीधा 700 से लेके 710 की लेवल्स पे इसमें सपोर्ट बनता है। तो एक 10% का 10 to 12% का फॉल करंट लेवल से अभी भी इसमें बन सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर इसमें लॉन्ग टर्म व्यू है, 3 से 5 साल का व्यू है तो ही इसमें बने रहे, नहीं तो फिलहाल इसमें से निकल जाए। कब इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है तब इसमें फिर से पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल 826 के नीचे ये वीक ट्रेड करेगा। नीचे की तरफ 700 से 710 तक ये गिर सकता है। ओके, तो चलिए ये राय आपके लिए पिरामल एंटरप्राइज को लेकर। पर चलिए आगे बढ़ेंगे। भूषण का सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए, ये शामिल करते हैं। ये मोंटी कार्लो पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास लगभग 100 शेयर्स हैं और 153 जो है इनकी बाइंग प्राइस है। और एक बार हम आपसे समझेंगे आशीष जी, क्या राय रखते हैं? देखिए यहाँ पे भी इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, क्या करना चाहिए इसमें? जी, इनका परचेज प्राइस क्या है? इनकी बाइंग प्राइस है और 100 शेयर्स ये होल्ड करते हैं। माफ कीजिएगा, शायद कुछ गड़बड़ी है इनके परचेज प्राइस में। हाँ, ओके, लगता है कि काफ़ी पुरानी इनकी खरीद हो सकती है, क्योंकि आशीष जी मैं देख रही हूँ कि जब कोविड में एक फॉल आया था उस टाइम में ये स्टॉक 150-153 के आसपास है। लगता है कि तब से लेकर अब तक इन्होंने होल्ड किया है। हालांकि क्वांटिटी इनके पास 100 शेयर्स ही है, पर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अब क्या राय रहेगी? देखिए आई गेस ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है ये काउंटर, पर क्या राय रखते हैं आप इस पे? जी, मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में से एक बार निकल जाएं, क्योंकि जो आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन मिल रहा है। और हमने एक पर्टिकुलर जैसा लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने लॉस भी रिपोर्ट कर दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी अपसाइड यहाँ पर आपको अभी इस लेवल से मिलेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि एक बार के लिए स्टॉक में से निकल जाएं। और यदि आपको कुछ ऑल्टरनेटिव स्टॉक लेना है तो मैं सीमेंट सेक्टर पे काफ़ी बुलिश हूँ। मेरा मानना है गुजरात अंबुजा सीमेंट के स्टॉक पे इस लेवल पे भी निवेश किया जा सकता है और यहाँ से आपको 100 से 150 रुपए की अपसाइड अगले 6 महीनों में गुजरात अंबुजा में मिल सकती है। तो मोंटे कार्लो से एक बार निकल जाने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो मोंटे कार्लो से प्रॉफिट बुक कर लीजिए। शेयर की क्वांटिटी थोड़ी कम थी, इस वजह से देखिए मुनाफा दिखाई दे रहा है और काफ़ी अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली थी। अच्छा मुनाफा हो रहा है, लेकिन फिलहाल मोंटे कार्लो से प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और आपको दूसरे स्टॉक्स जो अभी आशीष जी सुझा रहे थे वहाँ पर निवेश करने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। चलिए एक और खबर का रुख करते हैं। और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं सीमेंट कंपनियां फोकस में है, इस सेक्टर से जुड़ी काफ़ी अहम एक खबर निकल कर आ रही है। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेपी सीमेंट के एसेट्स खरीदने की दौड़ में अदानी ग्रुप सबसे आगे नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं शरद दुबे। शरद, बताइए इस डील से रिलेटेड, इस खबर से रिलेटेड और क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, हमारे सूत्रों से खबर आ रही है कि अदानी ग्रुप जो हैं वो इंटरेस्टेड है और बिड कर रहे हैं जेपी ग्रुप्स के सीमेंट एसेट्स को लेके। अब याद रखिएगा कि कंपनी जो है अदानी ग्रुप ऑलरेडी एक्वायर कर रहे सीमेंट स्पेस पे एक्विजिशन एसीसी और अंबुजा में देखने मिले हैं। और जेपी ग्रुप जो है खुद एनसीएलटी में है और उनकी जो डेट लेवल्स है 25,000 करोड़ रुपए के लिए है। और आज ऑफकोर्स 2 अहम बोर्ड मीट्स भी चल रहे हैं जहाँ पे डाइवेस्टमेंट इनिशिएटिव्स जो है डिस्कस करने वाले जेपी ग्रुप की 2 कंपनियाँ, जेपी एसोसिएट्स और जेपी पावर को लेके। और जेपी ग्रुप की जो अगर बात करें सीमेंट कैपेसिटी की तो लगभग 10.55 मिलियन टन्स पर एनम की है और एक कैप्टिव कंजम्पशन की उनके एक पावर यूनिट भी है। अदानी ग्रुप ने जो है ईटी नाउ स्वदेश के जो है क्वेरीज को जो है अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। और याद रखिए लगभग 50% से ज़्यादा जेपी ग्रुप की जो सीमेंट कैपेसिटी है वो सेंट्रल इंडिया में है, जहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट का भी एक अच्छा एक्सपोजर देखने को है। तो
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, सारी जानकारी देने के लिए। तो सीमेंट स्पेस में एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। अब अदानी जेपी सीमेंट के एसेट्स भी खरीदने की दौड़ में है। पहले भी अंबुजा और एसीसी को एक्वायर करने की खबर आ चुकी है और अब ये एक जो कंपनी है ये भी इनके पोर्टफोलियो में शामिल होते हुए नजर आएगी। आशीष जी, सीमेंट स्पेस को लेकर क्या आपका व्यू बन रहा है? हम देख रहे हैं काफी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। कुछ दिन पहले हम ये भी बात कर रहे थे कि काफी सारे इसके अलावा भी कुछ कंपनियां, एसीसी अंबुजा की खबरें तो आई, उसके अलावा भी कुछ प्रबल दावेदार बन रहे हैं जो कि एक एक्वायरिंग कैंडिडेट बन रहे हैं सीमेंट स्पेस के लिए। इस डील को कैसे देख रहे हैं आप? जेपी ग्रुप की कंपनियों में किस तरह की री रेटिंग हो सकती है इस डील के बाद, क्योंकि एक बड़ा कर्ज भी उनके बुक से कम होता हुआ नजर आएगा, और सीमेंट स्पेस को लेकर ओवरऑल क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, जेपी ग्रुप के लिए तो कुछ बहुत ज्यादा इसमें यदि असेट चला जाता है उनके पास तो कोई बहुत ज्यादा बिजनेस बचने वाला नहीं है। तो मेरी सलाह रहेगी जेपी एसोसिएट के स्टॉक को तो बाय करने का कोई मतलब नहीं है। यदि लेना है तो अंबुजा सीमेंट के स्टॉक को लेना चाहिए। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में मैं ऑलरेडी काफी बुलिश हूँ। मेरा मानना है जो इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट में बूम आया हुआ है अक्रॉस इंडिया, तो उसका सबसे बड़े बेनिफिशियरी सीमेंट कंपनीज ही रहने वाले हैं। और जिस हिसाब से अंबुजा सीमेंट ने अपना एक्सपेंशन प्लान वगैरह अनाउंस किया है और तो अगले 3 साल में कैपेसिटी डबल करने वाले हैं, तो बिल्कुल एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है इंडस्ट्री के लिए। पर यहाँ पे जो मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है अभी, जो वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है इंडिया सीमेंट के स्टॉक पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए, क्योंकि सदर्न इंडिया में जो प्राइसेस है रियलाइजेशन वो कहीं ज्यादा है। और इसके अलावा जो मार्केट कैप में एक बड़ा डिफरेंस हो गया है, अंबुजा, एसीसी और इंडिया सीमेंट जो 10,000 करोड़ से कम के मार्केट कैप पे ये कंपनी मिल रही है। तो मेरा नंबर 1 बेट अभी इस टाइम इंडिया सीमेंट रहेगा, उसके बाद अंबुजा सीमेंट पे बिल्कुल बेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इंडिया सीमेंट और अंबुजा सीमेंट्स जो हैं वो बेहतर बेट्स नज़र आ रहे हैं पूरे सीमेंट की बात करें अगर तो। पर इसके अलावा जेपी एसोसिएट्स में एक्शन ज़रूर हम देख पा रहे हैं इस एक्सक्लूसिव खबर के दम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश से हमारी अगली कॉलर माला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग माला, बताइए किस स्टॉक पर राय जाननी है? मॉर्निंग मैम, मेरे को हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज है मेरे पास में 159 की बाइंग है, 500 शेयर्स हैं। ओके, 159 की बाइंग है, लगभग 52 वीक हाई के आसपास आपने इस काउंटर में एंट्री ली है। पर इसका ऑल टाइम हाई लगभग 200 रुपये के आसपास हम देख पा रहे हैं, पर फिर भी लगभग आधा हो चला है उन स्तरों से शेयर। मंदार जी, एक बार आपसे समझेंगे। देखिए क्वांटिटी इनके पास 500 शेयर्स हैं, 158 पे इन्होंने एंट्री ली है और लगातार हम देख रहे हैं कि स्टॉक पे प्रेशर है। पर जून से लेकर अब तक कहीं ना कहीं ये 100 रुपये का जो स्तर है वो काउंटर होल्ड कर रहा है। क्या इस कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड की उम्मीद यहाँ रखनी चाहिए? सृष्टि जी, आपने सही कहा। ये 100 रुपए का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 100 से लेके 90 रुपए तक, यानी 100 से 90 का ये जो एक लेवल है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता है स्टॉक के लिए। तो ये एक पॉजिटिव है। लेकिन पिछले 18 महीनों से, जैसे आपने कहा, 200 का एक टॉप किया था इस स्टॉक ने और उसके बाद से 18 महीने से तो ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। तो इसमें अभी तो ऐसे नहीं लग रहा है कि ये ऊपर के इसमें कुछ लक्ष्य बनेंगे या टारगेट्स बन सकते हैं, ऐसे फिलहाल तो नहीं लग रहा है। लेकिन सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, इसलिए पोजीशन होल्ड जरूर कर सकते हैं। 88 का इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए, 88 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। और ऊपर की तरफ इमीडिएट जो रेजिस्टेंसेस बनते हैं वो करीबन 110 से लेके 120 के लेवल्स पे बनते हैं। तो ये 110 और 120 का रेजिस्टेंस अगर ये स्टॉक ब्रेक करके ऊपर चलता है तो मुझे लगता है कि इसमें ऊपर में 160 170 तक का भी मूव देखने को जरूर मिल सकता है। लेकिन फिलहाल तो ये स्टॉक अभी भी ऐसे ही कंसोलिडेट हो रहा है, ड्रिफ्ट होते हुए नीचे आ रहा है। सपोर्ट पे है तो सपोर्ट वॉच कीजिए, 88 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। तो माला जी, 88 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल बने रहना है, बट उसके ऊपर अगर ये उसे रिस्पेक्ट करके ये काउंटर उछाल दिखाता है तो कौन से लेवल्स वॉच करने हैं ये आपको मंदार जी ने बताया। उम्मीद है आपने नोट किए होंगे। पर चलिए अब आगे बढ़ें और वक्त हो चला है कमोडिटी की ABCD का। तो रोज की तरह कमोडिटी बाजार से जुड़ी बारीक बातें हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। और आइए चलते हैं विश्व मोहन के पास, जो कि फिर से हाजिर हैं कमोडिटी की ABCD क्लास को लेकर। विश्व मोहन, आज क्या टॉपिक है?
देखिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हल्दी वायदा पे आज हम बात करने वाले हैं। हल्दी के कारोबार को पहले समझिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी का उत्पादक है। दुनिया का 80% उत्पादन हल्दी का भारत में ही होता है और 50% आंध्रा और तेलंगाना, दो ऐसे राज्य हैं जहां पर होता है। इसके अलावा भी कई और राज्य है, महाराष्ट्र है, इसके अलावा कर्नाटक है, कुछ और ऐसे राज्य हैं जहां पर भी हल्दी का उत्पादन होता है। लेकिन अगर हल्दी कारोबार आप कर रहे हैं तो आपको वायदा का भी टूल्स चाहिए, क्योंकि वायदा बाजार रहेगा तभी आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो एनसीडीएक्स पे इसका कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। एनसीडीएक्स पर इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें 50 का लॉट साइज है, 5 मीट्रिक टन का यहाँ पर ट्रेडिंग यूनिट है। तो टोटल ट्रेड साइज है वो इस हिसाब से आपको यहाँ पर डील करनी पड़ेगी। और सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। और जिसका डिलीवरी अनिवार्य तौर पे डिलीवरी है, अगर आप एक्सपायरी तक इसमें अगर पोजीशन में बने रहते हैं तो आपको कंपलसरी तौर पर यहाँ पर डिलीवरी लेनी पड़ेगी। और जैसा मैं टाइमिंग बता रहा था कि सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। इसके अलावा कुछ और बातें देखी तो ट्रेडिंग यूनिट मैंने बताया कि 5 मीट्रिक टन का है, लॉट साइज 50 का है। इसके अलावा और कुछ और बारीक बातें हो तो हर कॉन्ट्रैक्ट मंथ में 20 तारीख को इसकी एक्सपायरी होती है, यानी 20 तारीख को एक्सपायरी हो जाएगी। अगर 20 तक आप रुकते हैं तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। और अब देखना है कि किस भाव का असर होता है। तो हल्दी उत्पादक एरिया में किस तरह से बारिश हो रही है, उत्पादन के किस तरह के नंबर आ रहे हैं, सोइंग की स्थिति क्या है, यील्ड को लेकर क्या अनुमान है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के किस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से, मिलों से किस तरह की डिमांड है, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स होते हैं हल्दी की कीमतों पर असर डालते हैं। साथ ही सरकार की जो नीति होती है एक्सपोर्ट को लेकर उस पर का भी काफी कुछ असर होता है कीमतों पर। तो ये तमाम इन खबरों का, ऐसी खबरों का ध्यान रखें और साथ ही आपके पास वायदा बाजार में टूल्स है जहां पर रिस्क को मैनेज करके चल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशु मोहन ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए बाकी बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पास एक और सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए मुंबई से प्रभाकर जी का। यूपीएल के स्टॉक हैं इनके पास, 800 शेयर्स 808 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है, काफी ऊपरी स्तर पे ले लिया है। और देखिए इनको यहाँ से नुकसान भी काफ़ी हो चुका है, इनके लेवल से काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है ये शेयर यूपीएल का। मंदार आप सजेस्ट करिए, 808 पे लिया था, अब ये स्टॉक 685 पर कारोबार कर रहा है, क्या यहाँ से वीकनेस और ज़्यादा बढ़ सकती है? चार्ट्स पे कैसा लग रहा है आपको और आगे के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? कोई भी रैली मिले निकल जाएं या फिर होल्ड करना चाहिए इन्हें? पूजा जी देखिए, ये स्टॉक फिलहाल तो एक रेंज बाउंड ट्रेड में है, यानी अगर पिछले इसका 1 साल का चार्ट अगर देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक 600-620 के सपोर्ट पे को रिस्पेक्ट कर रहा है और ऊपर की तरफ एक 850 के रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये दो लेवल्स के बीच में फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 200-250 रुपए का ये एक रेंज बना हुआ है स्टॉक के लिए। अब इनकी जो खरीदारी है वो रेजिस्टेंस के नीचे वाली है, यानी ये जो रेंज बना हुआ है पिछले 1 साल से, वो रेंज के नीचे इन्होंने बाय किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि इनका होल्डिंग समय जो है वो बढ़ेगा। स्टॉक खराब तो है नहीं, क्योंकि रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ तो है, नो डाउट अबाउट इट। सिर्फ क्या होता है कि कंसोलिडेशन जो होता है वो कभी कभी 1 साल और कभी कभी 3 साल तक का हमें देखने को मिल सकता है। तो इनका होल्डिंग का पीरियड जो है ये थोड़ा सा इनका लंबा हो जाएगा। हाँ, एक चीज मैं जरूर इनको सुझाव दूंगा कि अगर ये स्विंग ट्रेड कर सकते हैं इस रेंज में तो स्विंग ट्रेड जरूर करें, क्योंकि स्विंग ट्रेड से क्या होगा, इनका जो बाइंग प्राइस है वो कम होते जाएगा। यानी अगर ये 600-650 के लेवल्स पे या करंट लेवल्स पे खरीदारी करते हैं और ऊपर की तरफ 750 के आसपास ये निकल जाते हैं, तो इस तरीके का अगर ट्रेड ये कंटिन्यूसली बना रहते हैं तो स्टॉक कंसोलिडेशन में भी बना रहा तो भी इनका जो 808 का खरीदी है वो कम होते जाएगा, वो एक पॉजिटिव बात है। लेकिन फिलहाल तो होल्ड करना है। इसमें स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 590 का स्टॉप लॉस है, उस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। जब भी ये ऊपर में 850 का लेवल ब्रेक करेगा, ऊपर के टारगेट्स भी हम डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यूपीएल को आपको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय मिल रही है। पर चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब से हमारे अगले कॉलर किशोरी लाल जी फोन लाइन पे मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए किस स्टॉक पे आपको राय जाननी है? मैं किशोरी लाल जलंधर से बोल रहा हूँ। मेरे पास तेजस नेटवर्क का 194 शेयर है, खरीद भाव है 415 रुपया। मैं लॉन्ग टर्म पर इसको रख सकता हूँ?
आई गेस किशोरी लाल जी, आप ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और 415 काफ़ी अच्छा प्राइस है जहां पे आपने एंट्री ली है। आशीष जी, आपसे समझेंगे। देखिए 194 की क्वांटिटी है, पर ऑलमोस्ट दुगना कहेंगे यहाँ से इनके निवेश से। अभी जो तेज़ी देख पा रहे हैं हम इस काउंटर में, पर जितनी भी 5G टेक्नोलॉजी को लेकर थीम बिल्डअप हो रही है और साथ ही टेलीकॉम एंसिलरी प्ले में जो हम तेजस नेटवर्क में हमने इतना एक रनअप अच्छा आते हुए देखा है, क्या ये आगे सस्टेन रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, और कैसे टारगेट्स बिल्डअप होते नजर आ रहे हैं इसके? जी, सबसे पहले तो बधाई आपको। आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है इस होल्डिंग में, और इनफैक्ट जो निवेशक इस स्टॉक की तरफ देख रहे हैं और बाय नहीं किया है अभी तक, तो मेरी सलाह रहेगी बिल्कुल इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें, अभी भी ऐड कर लें। ये स्टॉक 1000 रुपए से ऊपर का लेवल आपको अगले 6 महीने में देखने को मिलेगा। अगेन, जैसा आप बात कर रहे थे कि 5G स्टोरी तो है ही, इसके साथ में डिफेंस सेक्टर में भी कंपनी काफी कुछ काम कर रही है। तो ये डिफेंस और टेलीकॉम में 5G, ये दोनों का एक सही मायनों में एक फ्यूजन या कॉकटेल प्ले है। तो इस स्टॉक में काफी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज आगे जाके नजर आती हैं। तो इसलिए मेरी भी इस स्टॉक को बाय करने की सलाह रहेगी। अभी भी 740 के लेवल पे भी स्टॉक को ऐड करिए, 1000 रुपए मार्च तक। तो अभी भी बने रह सकते हैं और स्टॉक को होल्ड करने की राय होगी। वैसे भी आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, आगे और भी फायदा आपको इस स्टॉक में मिल सकता है, ये राय आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं BSE के स्टॉक्स पर। सेंसेक्स पर नजर डालेंगे तो वहां पर 700 अंकों से ज्यादा की इस वक्त कमजोरी देखने को मिल रही है। 30 शेयर में करीब 27 शेयर्स हैं जो कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं इस वक्त। एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड और TCS में देखिए निश्चित स्तरों से रिकवरी आई है। एक्सिस बैंक इस वक्त 1% ऊपर नजर आ रहा है। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अगर देखेंगे तो BSE में आज सबसे ज्यादा कमजोरी दिखाई दे रही है FMCG, ऑटो और पावर स्टॉक्स में, जहां पर कि करीब 1.25 से 1.5% की आज वीकनेस देखने को मिल रही है। और BSE के सभी सेक्टरल इंडेक्स आज लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। तो चलिए ये था BSE का एक्शन आपकी स्क्रीन पर। लेकिन अब सवालों को भी शामिल कर लेते हैं और हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है अमर त्रिपाठी जी का। टाटा पावर का स्टॉक है इनके पास, इन्होंने 200 शेयर्स लिए हुए हैं और इनका जो खरीद भाव है वो 221 के आसपास का है, 221 के पास का है, और इनकी खरीद के भाव के पास ही स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है 218 के लेवल पर। हालांकि आज हम देखेंगे तो करीब 1.5% की वीकनेस इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। क्या सजेस्ट करेंगे आप मंदार, इस स्टॉक में पिछले 1 महीने में भी लगातार डाउन ट्रेंड में ही है, 10% की वीकनेस इस स्टॉक में दिखा चुका है। इन्होंने 221 के लेवल पर लिया हुआ था, अभी क्या करना चाहिए इनको? स्टॉप लॉस भी सुझाइए, आगे टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप? पूजा जी, देखिए टाटा पावर तो एक फिलहाल पिछले 1 साल से तो कंसोलिडेशन में बना हुआ है और इसके वजह से ये एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। तो मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम तो लग नहीं रहा है, क्योंकि 210 से लेके 190 ये सपोर्ट बैंड है स्टॉक के लिए। तो बहुत सारी लेवल्स हैं वहाँ पे कि जहाँ से मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक बाउंस बैक कर चुका है पिछले 1 साल में। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन्होंने होल्ड करना है, 185 का स्टॉप लॉस बनाए रखना है और ऊपर में 240 245 की लेवल्स जब भी बनती है तब वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग वाला स्टॉक है और ये लेवल्स के बीच में अगर आप ट्रेड करो तो इसमें कुछ दिक्कत है नहीं। आप अगर इन्वेस्टर भी हो तो भी आपने ये स्ट्रैटेजी यूज करनी है ताकि आपकी जो बाइंग प्राइस है, खरीदारी की कीमत है, वो कम होती जाएगी। 185 का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा। और इन्वेस्टमेंट के व्यू से अगर ये सवाल है तो मुझे लगता है 3 से 5 साल का आपका होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, 185 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी सुझा दिया गया है और कौन से लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं वो आपको मंदार जी ने बताए। पर चलिए आज से हम दूसरी तिमाही के नतीजों का आगाज कर रहे हैं और इसी में IT दिग्गज TCS सबसे पहले अपने नतीजे पेश करेगा। और पूजा से ही जानते हैं क्या है उम्मीदें TCS के नतीजों को लेकर। अभी तो हरे निशान में दिख रहा है TCS का काउंटर पूजा, पर क्या नतीजों से भी अच्छे आने की उम्मीद है? नतीजों में इस बार TCS के जो फाइनेंशियल्स रहेंगे उससे ज़्यादा नज़र होगी कमेंट्री पर, वो किस तरह की आती है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा देखना। और यूरोप कारोबार इनका कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं इस पर भी हमारा खास फोकस रहेगा। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो डॉलर आय में करीब 1% की ग्रोथ का अनुमान है। इनका जो रूपी टर्म्स में आय रहेगी वहाँ पर 4% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है।
तिमाही दर तिमाही मार्जिन में हल्का सुधार दिख सकता है। 23.1% के सामने 23.9% के मार्जिन फिगर्स आ सकते हैं, बट देखना होगा आगे के लिए आउटलुक क्या होगा कि कितना सस्टेनेबल होता है। मुनाफे में 8.5% की ग्रोथ और क्रॉस करेंसी रेवेन्यू जो होगी वहां पर हल्की कमी देखने को मिल सकती है। 3.5 से घटकर ये जो आंकड़ा है ये 3.2% के पास रह सकता है। इसके अलावा इनका जो डिजिटल सेगमेंट है, क्लाउड सेगमेंट है, इन दोनों वर्टिकल से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन एक चीज़ देखनी होगी, यूरोप में जो इनका एक्सपोजर है वो करीब 30% का है। अब देखना होगा वहाँ पर जो करेंसी को लेकर दिक्कतें चल रही हैं उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी के रेवेन्यू पर, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आगे के लिए वो आउटलुक क्या दे रहे हैं इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और चौथा, डील पाइपलाइन कैसी दिखाई दे रही है, वहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी स्थिर रहेगी, बट आगे के लिए कंपनी की क्या कमेंट्री आती है डील को लेकर इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। तो टीसीएस के नतीजों से अगर अनुमान की बात करें तो एक स्टेबल क्वार्टर रह सकता है, लेकिन फाइनेंशियल से ज़्यादा जो कमेंट्री आगे के लिए आती है वो स्टॉक में ट्रिगर का काम कर सकती है। अगर पॉजिटिव हुई तो फिर ऑफ कोर्स ये तेज़ी जारी रहेगी, लेकिन उसके बाद स्टॉक अगर नेगेटिव कमेंट्री कुछ आती है जो कि स्ट्रीट अनुमान कर रहा है, गाइडेंस से कमी अगर देखने को मिलती है तो फिर उसका स्टॉक पर एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। आशीष जी, आपसे बात भी हुई थी टीसीएस को लेकर लास्ट फ्राइडे, मुझे याद है, नतीजों पर और आईटी सेक्टर के ओवरऑल आउटलुक पर। एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, ये जो यूरोप में एक्सपोजर है कंपनी का, कितना बड़ा कंसर्न हो सकता है कंपनी के लिए, और आप किस तरह की कमेंट्री एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीसीएस के नंबर्स में? देखिए, सबसे पहली बात तो जो टीसीएस और दूसरी कंपनी में अंतर ये है कि टीसीएस एक वो कंपनी है जिसका सबसे ज्यादा एक्सपोजर यूरोप पे है। ऑलमोस्ट 30% उनका रेवेन्यू यूरोपियन मार्केट से आता है, और दूसरी आईटी कंपनियों का प्रीडोमिनेंटली यूएस से आता है। तो बिल्कुल कुछ हेडविंड्स हैं वहाँ पर टीसीएस के लिए, क्योंकि जो करेंसी का जो यूरो में गिरावट देखी हमने लास्ट क्वार्टर में, जीबीपी में काफ़ी गिरावट आई है, तो उसके कारण से बिल्कुल करेंसी के हेडविंड्स हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि रिजल्ट से पहले सबसे पहले तो कोई बहुत ज़्यादा इस बार आईटी कंपनियों के नतीजों को लेकर बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म नहीं है, क्योंकि सभी को मालूम है कि कोई बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं आएगा। दो की फैक्टर्स है जिस पे हमें नजर रखनी चाहिए कि सबसे पहले तो एक डील विन क्या है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और क्या उनकी पाइपलाइन है आगे जाके, क्योंकि मार्जिन्स में भी मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर इसलिए भी रहेगा क्योंकि जो सैलरी एंड वेजेस का हाइक भी लास्ट क्वार्टर में टिपिकली ये कंपनियां देती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा टीसीएस के नतीजों को लेके बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। मेरा मानना है इन लाइन ही नंबर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बजाय जो प्रोडक्ट कंपनीज हैं या डिजिटल वाली कंपनियां हैं जो डिजिटल स्पेस में काम करती हैं, वहाँ पर आपको बेहतर नतीजे और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो जैसे परसिस्टेंट सिस्टम है या केपीआईटी है, इन दोनों कंपनीज पे मेरा मानना है एक बार किसी भी गिरावट पे पोजीशन ली जा सकती है। ठीक है, तो आईटी दिग्गज टीसीएस के इस बार स्टेबल क्वार्टर्स आते हुए दिख सकते हैं। कमेंट्री पर रहेगी नज़र, पर नए इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से अभी रुक जाना चाहिए। इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज नतीजों के दम पे हम देख सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके का एक्शन देखने को मिल सकता है। पर ये दोनों कंपनीज टीसीएस के मुकाबले हमारे एक्सपर्ट आशीष जी को ज़्यादा पसंद आ रही हैं। पर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ कर्नाटका से बादशाह फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग बादशाह, बताइए किस स्टॉक पे राय जाननी है? मैडम मेरे पास आइडिया है मैडम, 40 को 3,480 शेयर 14 रुपए से। ओके, वो 10 महीने हो गया मैडम लेकर, मैं होल्ड करके। अभी क्या होल्ड करना चाहिए क्या सेल करना चाहिए मैडम? क्या क्वांटिटी बताई आपने बादशाह? 40 को 3,480 है मैडम। ओके, वोडाफोन आइडिया की आप बात कर रहे हैं और 14 रुपए पे आपने एंट्री ली है। आशीष जी एक बार आपसे ही समझेंगे। देखिए, क्योंकि स्टॉक प्राइस के मूवमेंट के लिहाज से ज़्यादा मूव नहीं करता है, क्योंकि वही 8 या 10 या 9 ऐसा ही प्राइस आते हुए हम देख रहे हैं, पर इनके पास 14 रुपीज़ की खरीद है। ये कंपनी भी 5G में की रेस में शामिल तो ज़रूर है, पर क्या आपको लगता है वहाँ पे एक लीडर के तौर पे उभर सकती है? आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, मेरा मानना है, देखिए जियो और
एयरटेल के कंपैरिजन में तो वो काफ़ी पीछे रह जाएंगे, क्योंकि जो लिक्विडिटी क्राइसिस है कंपनी का, तो कोई बहुत शॉर्ट टर्म में क्रॉस होता दिखाई देता नहीं। बट एट द सेम टाइम बेनिफिट ये है, क्योंकि अब यदि सरकार भी इसमें 33% हिस्सेदारी ओन करेगी तो कंपनी बंद तो नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि आइडिया ज़्यादा एक ट्रेडिंग बैट है, ना कि इन्वेस्टमेंट बैट। तो आपको इसमें थोड़ा ट्रेडिंग करके अपनी कॉस्ट ऑफ जो शेयर्स है वो कम करनी पड़ेगी। तो जैसे 8.75 8.80 के आसपास आप एंटर हो, 9.25 9.30 तक निकल जाए, और इस टाइप से आप थोड़ा ट्रेडिंग कर करके अपना थोड़ा कॉस्ट कम करेंगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि कंपनी में जब तक नया इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, नई लिक्विडिटी बड़ी नहीं आएगी, तब तक कोई 14-15 रुपए का भाव नजर नहीं आता। तो आपको ट्रेडिंग करके ही अपनी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, तो ये राय आपको सेल में दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और दर्शक को शामिल कर लेते हैं। मुंबई से धीरज जी हमारे साथ मौजूद हैं। धीरज जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैडम मेरे पास AMI ऑर्गेनिक्स के 100 शेयर हैं, 100 शेयर्स हैं, और ये मैंने लिए थे 1380 प्राइस पे 100 शेयर्स। अच्छा, तो आपको काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी पहले की खरीद लग रही है आपकी ये तो। और समय दे सकते हैं आप, या फिर निकलना चाहते हैं? अगर नुकसान भी हो रहा था तो फिर निकलना चाह रहे हैं स्टॉक से? नहीं मैडम, ये मैंने IPO में लिया था, फिर बाद में मैंने IPO से मैं निकल गया, लेकिन जब शेयर के भाव काफी बढ़ने लगे तो वापस से मैंने री एंट्री की हाई पोजीशन पे, बट उसके बाद में कभी शेयर भाव तक गया ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, चार्ट्स पे दिखाई भी दे रहा है। IPO के समय के बाद आपने 1348 के लेवल, ये भी काफ़ी ऊपरी स्तर पे है। 52 वीक हाई के आसपास बात करें तो उसके पास आपकी खरीद इस वक्त देखने को मिल रही है। आशीष जी आप सजेस्ट करिए, AMI ऑर्गेनिक ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? नुकसान काफ़ी हो चुका है और लगातार हम देख रहे हैं कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है। स्टॉक को ये काफ़ी समय ऑलरेडी दे चुके हैं, अभी और समय देना चाहिए या फिर निकल जाएं स्टॉक से और किसी दूसरे स्टॉक में एंट्री लेना चाहिए इन्हें? जी, मेरी सलाह रहेगी कि आप स्टॉक में से निकल जाए, क्योंकि सबसे पहले तो जो एक्सेप्शनल क्वार्टर्स आ रहे थे केमिकल कंपनीज के, वो आने थोड़े बंद हो गए, क्योंकि जो चाइना का कई सारे प्लांट बंद होने के कारण से जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच हो गया था वो अभी खत्म हो चुका है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप स्टॉक में से एक बार के लिए एग्जिट कर लें, और मुझे लगता है कि इसकी बजाय आप श्री रेणुका शुगर के स्टॉक में निवेश करें, जो 64 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। और जो स्टोरी बिल्टअप हो रही है शुगर सेक्टर में, और जो इथेनॉल की स्टोरी, ये स्टॉक आपको अगले 1 साल में 3 डिजिट में जरूर जाता दिखाई देगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि श्री रेणुका शुगर हमेशा एक बेटर बेट है कंपेयर टू AMI ऑर्गेनिक्स। ठीक है, तो पहले भी आशीष जी ने इसको सुझाया है, श्री रेणुका शुगर पे अभी भी भरोसा कायम है, इस काउंटर में आप निवेश कर सकते हैं। AMI ऑर्गेनिक से बच के आप श्री रेणुका शुगर में अपना निवेश जो है स्विच कर सकते हैं, ऐसी राय आ रही है। पर चलिए अब कुछ FMCG कंपनीज पे फोकस कर लेते हैं। आज उनमें हम प्रेशर भी देख पा रहे हैं, क्योंकि कच्चे माल की कीमतों में नरमी से जितनी भी FMCG कंपनीज थी उन्होंने साबुन की कीमतों में कटौती की है। आइए कौन सी कंपनीज फिलहाल इस लिस्ट में शामिल होती हुई नजर आई हैं और क्या है पूरी खबर, ये जानने के लिए चलते हैं विनी मोतीवाला के पास। विनी बताइए। और फाइनली FMCG कंपनीज फाइनली प्राइस रिडक्शन ले रहे हैं, प्राइस कम कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के। स्पेशली स्टार्ट हो रहा है HUL और GCPL से। ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं कि जो पाम ऑयल प्राइसेस है, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है सोप्स के लिए, उसमें हमने काफ़ी रिडक्शन देखी हुई है लास्ट 6 महीने में। और उसकी बात करें तो लास्ट 6 महीने में पाम ऑयल प्राइसेस रिड्यूस हुआ है 46%, लास्ट 1 ईयर में रिड्यूस हुआ है ऑलमोस्ट 30% से प्राइसेस। तो इसकी वजह से जो बेनिफिट कंपनीज को मिल रहा है, अब वो फाइनली पास ऑन कर रहे हैं कंज्यूमर्स को। अभी HUL ने बताया है कि उन्होंने, HUL GCPL दोनों ने जो प्राइस कट लिए वो है रेंज ऑफ अराउंड 15% तक की लेवल की प्राइस कट लिए हुए हैं। और HUL ने प्राइस कट लिए अपनी ब्रांड्स लाइफ बॉय और लक्स में, वहाँ पे प्राइस रेंज की कट जो है वो है 5% to 11%। वाल गोदरेज कंज्यूमर्स ने जो प्राइस कट ली है वो उन्होंने गोदरेज वन, उसकी जो ब्रांड है, वहाँ पे भी प्राइस कट ली है उन्होंने। तो वहाँ पे जो रिडक्शन है वो है अराउंड लेवल ऑफ 13 to 15%। HUL ने ये भी बताया है कि उनकी जो प्राइस रिडक्शन है उन्होंने ली है वो है अपने सर्फ में, रिन में, व्हील में, डव में,
इन सब प्रोडक्ट्स में भी उन्होंने प्राइस कट ली हुई है। नाउ ये फैक्टर क्यों क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्यों है? प्राइस कट की वजह से क्या होगा, अभी जो वॉल्यूम्स सबड्यूट थी एफएमसीजी कंपनीज की वो थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी, वो वॉल्यूम्स को ड्राइव करेगी, क्योंकि काफ़ी कंज्यूमर्स नहीं ले रहे थे क्योंकि प्राइस कट की वजह से जो प्रोडक्ट्स अब वो वापस आ जाएंगे। और Q2 में भी काफ़ी सारी एफएमसीजी कंपनीज ने अपने ऑपरेशनल अपडेट में हाईलाइट की थी कि रूरल में भी जो वीकनेस चल रही थी, तो ये सपोर्ट करेगी रूरल वीकनेस को भी आगे जाते हुए। उसके अलावा प्राइस कट्स ड्राइव करेगी वॉल्यूम को। पास्ट एक साल में वॉल्यूम ग्रोथ जो सबड्यूट थी वो सपोर्ट करेगी, ग्रामेज कट्स भी काफ़ी लिए थे कंपनी से, तो वो भी सपोर्ट करेगी। और ओवरऑल ये कंपनी की एक स्ट्रैटेजी है क्योंकि ये प्रोटेक्टिव होगा एक्शन टू उनके जो मार्केट शेयर है उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हो जाती है तो क्या होती है कि रीजनल प्लेयर्स है वो वापस आ जाते हैं, तो वो फाइट करने के लिए कंपटीशन दे हैव टेकन दिस प्राइस कट्स। और एज ऑफ नाउ तो HUL और GCPL ने प्राइस कट्स ले लिए हैं। ठीक है, तो ये थी एफएमसीजी कंपनीज पे क्यों है आज फोकस, ये पूरी जानकारी विनी ने हमें दी। और आज हम देख रहे हैं कि तमाम एफएमसीजी काउंटर्स जो हैं HUL, डाबर, GCPL, ये सारे ही काउंटर्स में लाल निशान है। पर मंदार जी, मैं एक बार आपसे समझूंगी, पिछले पूरे हफ्ते भी अगर हम बात करें तो ये कंपनीज में एक प्रेशर ज़रूर हम देख पा रहे थे। जिस दिन मार्केट ऊपर भी जा रहा था उस दिन भी डाबर, मैरिको जैसी कंपनीज वीकनेस दिखा रही थी। क्या इस खबर के बाद थोड़ा सा सेंटिमेंट और टेक्निकल लिहाज से जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है? और क्या आपकी राय रहेगी ख़ास तौर से डाबर और मैरिको और GCPL, ये 3 काउंटर्स पे अगर आप कुछ लेवल्स बता पाएँ तो? मंदार जी शायद म्यूट है आपका ऑडियो। सृष्टि जी, देखिए आपने सही कहा कि ये सारे जो स्टॉक्स हैं इनमें करंट लेवल्स पे रेजिस्टेंस तो ज़रूर बनता है और उस हिसाब से चार्ट्स भी उसी तरीके का एक इंडिकेशन दे रहे हैं। तो हिंदुस्तान लीवर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये जो करंट लेवल्स है 2700 से लेके 2800, ये एक बड़ा सा रेजिस्टेंस बने हुए हैं स्टॉक के लिए। यानी पिछली बार यानी लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में जब ये स्टॉक ने ये लेवल्स के ऊपर जाने की कोशिश की थी, वहां पे टिक नहीं पाया, वहां से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली, 1900 रुपए तक ये नीचे आ चुका है वहां से। तो अब भी फिर से एक बार जब ये जाने की कोशिश कर रहा है तो वहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और बाकी के स्टॉक्स जैसे आपने, शायद मंदार फिर से म्यूट हो गया है, एक बार आप चेक कर पाएं। शिष्टी जी, मैरिको की अगर बात करते हैं तो मैरिको के केस में भी 540 550 ये जो लेवल है ये इसमें रेजिस्टेंस बना हुआ है। यानी सेम उसी तरीके का, जिस तरीके का एक हिंदुस्तान लीवर में हमें एक फॉर्मेशन देखने को मिलता है उसी तरीके का फॉर्मेशन इस स्टॉक में भी है और मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी स्टॉक्स में है। पिछले साल ये सारे स्टॉक्स ने सितंबर अक्टूबर के जो लेवल्स हैं वहां से ये स्टॉक्स ऊपर में टिक नहीं पाए, यानी वहीं पे इस स्टॉक में थकावट हमें देखने को मिल रही थी। तो ये 550 के ऊपर वाले जो लेवल्स हैं मैरिको के केस में ये रेजिस्टेंस बनते हैं। अब और एक स्टॉक में देखता हूं डाबर के केस में, डाबर भी उसी तरीके का है। डाबर के केस में 600 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस बनता है। अब आपका जो अगला सवाल है कि क्या इन स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिलेगी, तो वैसे नहीं लग रहा है फिलहाल तो। यानी डाबर के केस में मुझे लगता है कि हाँ वीकनेस जो है इसमें बना रहेगा, नीचे की तरफ 500 490 इस तरीके का इस स्टॉक में सपोर्ट बनेगा। डाबर मैरिको की अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा 540 550 के लेवल्स पे रेजिस्टेंस है। डाउनसाइड कहां तक है तो 480 470 ये सपोर्ट बैंड भी है। तो मुझे लगता है कि आगे जाते हुए ये स्टॉक से एक मोर और लेस कंसोलिडेशन में से गुजरेंगे और जहां पे नीचे की तरफ सपोर्ट भी आएगा, ऊपर की तरफ बिकवाली भी आएगी। हिंदुस्तान लीवर के केस में ये सपोर्ट 2300 के लेवल्स पे बनता है। तो एक रेंज बाउंड काइंड ऑफ अ ट्रेड होगा आगे जाते हुए एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए। एफएमसीजी स्टॉक्स में आपको दे दी गई है। एक बार बाजार पर नजर डालें तो आज वीकनेस है और 17 अभी भी करीब 190 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि निश्चित तौर से हल्की रिकवरी यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसे माहौल में बाजार के दिग्गजों का क्या व्यू बन रहा है ये आपको एक एक करके सुनवा देते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बिग वॉइसेस लिंक लेकर। मानसी बताइए।
बिल्कुल, तो बाजार का नज़रिया या कह सकते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट्स का नज़रिया जो है बाजार पर बुलिश है और इस वक्त शुरुआत विकास खेमानी जो कि कार्नेलियन कैपिटल एडवाइजर्स से हैं उनकी राय से करते हैं और उनका ये मानना है कि बाजार में 5 से 7 साल के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात करें, लगातार जो बड़ी सारी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, अब रिजल्ट सीजन से पहले भी जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जिक्र है और अच्छी परफॉर्मेंस की बात कही जा रही है और ऐसा ही कुछ मानना विकास खेमानी का भी है। मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ सकता है और इसी के चलते इस सेक्टर पर खास तौर से नजर होनी चाहिए। वहीं इंफ्रा सेक्टर में भी आगे अच्छे ग्रोथ के ट्रिगर्स विकास को नजर आते हैं। इंफ्रा स्पेस की भी अगर बात करें, रियल एस्टेट और इंफ्रा में जिस तरह का गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन दिनों नजर आ रहा है और सरकार की जो रणनीति है इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, कई सारे ऑर्डर इनफ्लोज भी हैं उनसे जुड़ी लिस्टेड प्लेयर्स में, जो कि इन तमाम सेक्टर्स, इन तमाम स्टॉक्स को इस सेक्टर के काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो इंफ्रा सेक्टर और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग स्पेस पर विकास का भरोसा कायम है। रामदेव अग्रवाल जी जो कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन है, बाजार पर अपना नजरिया रखते हुए कहते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर की स्थिति जो है वो बेहतर नजर आ रही है। फाइनेंशियल्स और बैंक्स के Q2 ऑपरेशनल अपडेट्स अभी आना शुरू हुए हैं और हम देख भी रहे हैं कि कितने अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल डेटा यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं और ये सेक्टर जो है आगे भी परफॉर्म करेगा। वहीं कंज्यूमर कंपनियों के वैल्यूएशंस उन्हें इस वक्त महंगे नजर आते हैं। इसके अलावा अगर देखें, उनका ये भी मानना है कि IT में फिलहाल अर्निंग्स की दिक्कत नहीं है। इस वक्त रिजल्ट सीजन की अगर बात करें या कह सकते हैं Q3 FY23 के रिजल्ट सीजन की शुरुआत जो है वो IT सेक्टर की बड़ी दिग्गज कंपनी और छोटी मझौली कंपनियों के साथ ही होने वाली है और रिजल्ट स्पेसिफिक अगर बात करें तो सेक्टर जो है ठीक ठाक नजर आ रहा है रामदेव अग्रवाल जी को। रवि धर्मशी वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से हमारे साथ जुड़े, बाजार पर अपना नजरिया रखते हुए उनका ये कहना था कि रियल एस्टेट एंसिलरी, ध्यान रखिए रियल एस्टेट तो है लेकिन रियल एस्टेट एंसिलरी जो स्पेस हैं उनसे, यानी कि कनेक्टेड स्पेस है उनसे और फाइनेंस कंपनियां जो हैं उनसे भी उन्हें काफ़ी हद तक भरोसा नजर आता है। उनको लगता है कि ये स्पेस जो हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। इसके अलावा उनका ये भी मानना है कि कैपिटल गुड्स और डिफेंस कंपनियां जो हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। कैपिटल गुड्स स्पेस या केपिक्स थीम से जुड़ी जो कंपनियां हैं उस पर नज़र होनी चाहिए और डिफेंस में तो आए दिन हम देख ही रहे हैं कितने अच्छे ऑर्डर इनफ्लोज हैं, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस और खबरों के दम पर लगातार ये सेक्टर जो है वो फोकस में रहा है। मेटल और सीमेंट सेक्टर से निवेश से बचने की राय रवि की तरफ से आती हुई। तो मोटे तौर पर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, रियल एस्टेट एंसिलरी, कैपिटल गुड्स और साथ ही कुछ हद तक इंफ्रा स्पेस है जिस पर दिग्गजों का भरोसा जो है वो लगातार कायम है। चलिए, धन्यवाद मानसी, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। पर चलिए, इसी के साथ योर स्टॉक्स के इसी शो को समाप्त करने का वक्त हो चला है। हम कल फिर आपके साथ जुड़ेंगे 10:30 बजे और आपके सभी सवाल शो में शामिल करेंगे अगर कुछ आज बच गए हों तो। पर इसी के साथ आशीष जी और मंदार जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को ठीक और सटीक राय देने के लिए। मुझे और पूजा जी को दीजिए यहीं पर इजाज़त। पर जाते जाते मार्केट्स में रिकवरी ज़रूर आई है, पर आगे के एक्शन के लिए और ये जानने के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।